हाँ भाई, नमस्कार बच्चों। तो देखो एक बार फिर आपका संभव ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारी जो ये क्लासेस है उसके अंदर मैथ और जो इंग्लिश है उसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई है। तो अच्छी बात है कि 3 जो सब्जेक्ट है वो आपके अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे और आप डेली उनका ऑब्जर्वेशन करो, देखो उनको। और उसके अलावा फॉर्म लगा दिए लगभग सभी बच्चों ने, जिसने नहीं लगाए वो अपने अपने फॉर्म लगा दें, ठीक है। तो देखो मैं मनोज गुजर 10th की जो साइंस की जो बुक है, जो सिलेबस आरबीएसई ने दे रखा है इस एग्जाम के लिए, वो पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। और उसके अकॉर्डिंग मेरा तीसरा जो टॉपिक है वो चल रहा था आनुवांशिकी, ठीक है। और आज शायद वो खत्म हो जाएगा टॉपिक हो सकता है कि अगले लेक्चर में हो। तो देखो कल तक मैंने आपको जो चीज़ बताई थी वहाँ तक यदि आप कवर कर लेते हो तो ये जो चैप्टर है वो आपके लिए आगे बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है। मेंडल के 2 नियम जो थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं और एकदम इजी नियम है। यदि आप उनको तरीके से समझते हो तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हो। अब देखो तीसरा जो नियम मेंडल ने दिया था वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आज हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, मेंडल के द्वारा दिया गया 3rd नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो देखो तीसरा नियम है हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम को समझाने से पहले कल का जो मैंने युग्मकों के पृथक्करण का जो नियम था उसको एक बार और मैं बता रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए, कि कल मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उस प्रयोग के आधार पे जो दूसरा नियम दिया गया था जिसका नाम था युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर पृथक्करण का नियम, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि उसके प्रयोग के अंदर क्या था कि जो युग्मक पृथक हो रहे थे, तुमने देखा होगा कि जब वो प्रयोग किया गया था तो प्रथम पीढ़ी के अंदर उसको जो प्रजाति मिली थी वो प्रजाति एक अलग ही प्रजाति थी और उसको ऐसे लगने लग गया था कि अब मुझे वापस जनक पीढ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब उस प्रथम पीढ़ी में मिलने वाले विषम युग्मजी जो संकर पादप थे, उन संकर पादपों के जब युग्मक बने तो उन युग्मकों के बनते समय उस लक्षणों के जो युग्म विकल्पी थे वो पृथक पृथक हो चुके थे, अलग अलग लक्षणों की जीनों में आ गए थे। और इससे आगे की जो संकरण हुआ था, आगे की पीढ़ी में जो संकरण होता उसके अंदर वो पौधे वापस हमारे को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि युग्मकों का पृथक होना, उसको हमने बोल दिया युग्मकों के पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। अब देखो अगला जो नियम है वो पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा था इसका जो प्रयोग है वो थोड़ा बड़ा भी है और प्रयोग हम बाद में करेंगे, उससे पहले मैं इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो देखो सर्वप्रथम कि ये जो नियम है ये नियम आधारित था द्विसंकर संकरण पर, ठीक है। जो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो आधारित था द्विसंकर संकरण पर। अर्थात समझ गए होंगे कि प्रथम जो 2 नियम लिए थे उन नियमों के अंदर मेंडल ने एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर वो प्रयोग किया था, लेकिन इस नियम का जो प्रतिपादन है वो हुआ था द्विसंकर संकरण से। अर्थात अब वो बहुसंकरण करवा रहा है, अर्थात एक से ज्यादा लक्षणों को वो ले रहा है। तो यदि आप एक से ज्यादा लक्षणों को अगर आप लेते हो एक से ज्यादा का मतलब 2, 3, 4 या उससे अधिक, तो यदि आप द्विसंकरण या बहुसंकरण कराते हो तो इस नियम का क्या होगा, प्रतिपादन होगा, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि इस नियम के अंदर क्या किया उसने, 2 लक्षणों को एक साथ उसने लिया था, ठीक है। अब जब ये 2 लक्षणों को एक साथ लिया तो इस नियम के द्वारा क्या कहा गया कि यदि मान लो एक साथ 2 या 2 से अधिक लक्षणों को लेते हैं, एक साथ 2 या 2 से अधिक लक्षणों को लेकर उनका संकरण करवाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पादप लिए हमने और वो जो दोनों पादप थे उन पादपों के अंदर हमने 2 लक्षण या फिर 2 से अधिक लक्षणों को लिया। तो 2 या 2 से अधिक
लक्षणों को लेकर या लक्षणों युक्त पादपों का संकरण करवाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि दोनों पादपों के जो लक्षण है, उन दोनों पादपों के लक्षणों की जो वंशागति है वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको स्पष्ट करूंगा मैं। क्या हुआ कि यहां पे पहले मैं नियम लिख दूं, 2 या 2 से अधिक लक्षणों युक्त पादपों का संकरण करवाने पर एक पादप की लक्षणों, एक पादप के, यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, एक पादप के लक्षणों की वंशागति का दूसरे पादप की लक्षणों की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात आगे और लिखूंगा इसको, अभी नियम पूरा नहीं हुआ है। देखो इसने क्या बोला है कि जब हमने 2 या 2 से अधिक लक्षणों वाले पादप है उनको लिया और उनके मध्य संकरण करवाया गया, तो संकरण के दौरान तुमने देखा होगा कि एक नई प्रजाति बनेगी। ठीक है, अब नई प्रजाति बनेगी तो उसको ऐसा लगता था कि नई प्रजाति के अंदर हमने जब 2 लक्षण लिए हैं तो दोनों जो लक्षण है वो एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। उसका ये मत था या उसका एक अंदेशा था कि 2 एक साथ लक्षण लेके यदि वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि जो नया पादप बनेगा उस नए पादप के अंदर क्या है कुछ ऐसा हो सकता है कि जो एक लक्षण है वो किसी दूसरे लक्षण को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि दोनों लक्षणों की वंशागति एक साथ वो देख रहा था तो उसको ऐसा लगा कि एक लक्षणों की वंशागति का दूसरे लक्षणों की वंशागति पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे उसने कोई एक बीज लिया, ठीक है, और वो बीज है उसके अंदर 2 लक्षणों को एक साथ उसने देखा कि जो बीज है वो एक तो क्या है गोल है और एक क्या है वो पीला है। ठीक है, और एक पादप लिया जिसके अंदर जो बीज था वो झुर्रीदार था और एक था वो सफेद पादप। ठीक है, या क्या हरा, ठीक है, बीज हरा। तो उन दोनों के मध्य उसने जब संकरण करवाया तो उसको ऐसा लग रहा था कि जो बनने वाला जो पादप है वो कुछ अलग ही बनेगा, उसका जो कलर है या फिर जो बीज बन रहा है उस बीज का जो कलर है वो कुछ अलग ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके जो दोनों लक्षण थे, कौन कौन से लक्षण, उस बीज का जो रंग था वो और उस बीज की जो आकृति थी वो दोनों अलग अलग लक्षण थी। उन दोनों अलग अलग लक्षणों की अलग अलग ही वंशागति हुई, यानी कि उनके जो लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से क्या हुए, अपव्यूहित हुए। तो यहां पे आगे मैं लिख सकता हूं, अर्थात पादप के लक्षणों के युग्म विकल्पी पृथक ही नहीं हुए, ये दूसरे नियम में बताया गया था, पृथक ही नहीं हुए अपितु एक दूसरे से स्वतंत्र रहे एवं प्रत्येक युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित हुआ।
ये आपका जो नियम है इतना बड़ा है, इसको आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। हालांकि समझना जरूरी है कि साहब जब 2 या 2 से अधिक लक्षण उसने लिए तो 2 या 2 से अधिक लक्षणों के कारण जब उसका संकरण हुआ तो संकरण के दौरान उसको ये डर था कि दोनों लक्षण की जो वंशागति हो रही है वो एक दूसरे को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सेकंड नियम के अनुसार हमने बोला था कि उसके जो संकरण के दौरान युग्म विकल्पी है वो पृथक हो रहे, ठीक है, तो यहाँ पे केवल पृथक ही नहीं हुए अपितु क्या हुआ, स्वतंत्र हो गए एक दूसरे से। वो क्या रहे, स्वतंत्र रहे, अर्थात अपना अपना जो लक्षण था वो अपनी अपनी युग्म विकल्पी या जीन के पास रहा और स्वतंत्र रूप से फिर उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि 2 लक्षण ले लिए तो नया जो पादप बना उसमें एक जो लक्षण है वो तो गायब ही हो गया, दूसरा लक्षण ही उसके अंदर प्रभावी रहा। ऐसा कुछ नहीं था, दोनों लक्षण जो है वो अपने आप में प्रभावी रहे। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा नियम और इस नियम के अकॉर्डिंग हम एक प्रयोग करेंगे जो प्रयोग हुआ था मेंडल का द्विसंकर संकरण। वो प्रयोग इंपोर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आने की संभावना बनती है। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आने की संभावनाएं बनती है क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अब हम स्वतंत्र अपव्ययों के अकॉर्डिंग हम प्रयोग करेंगे कि मेंडल ने किस प्रकार से प्रयोग किया और इस नियम को किस प्रकार से उसने समझाया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे को पादप लेने 2, ठीक है, वैसे लेने 2 पादप लेने, ठीक है, और उन पादपों के अंदर डबल लक्षण लेने। पहले तो हम क्या लेते, सिंगल लक्षण ले रहे थे कि साहब ये एक पादप जो लंबा है, एक पादप ये बोना है। ठीक है, अब के इस प्रकार से नहीं लेना है, अपन को ऐसे पादप लेने हैं जिनके अंदर 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को एक साथ देख सकते हैं। तो उसने क्या लिया कि मटर के जो बीज थे उन बीजों को उसने लिया। ठीक है, तो देखो मटर के बीजों के अंदर 2 लक्षण दिखाई दिए आपको यहां पे मैं लिख रहा हूं मटर के बीज। ठीक है, और मटर के बीजों के अंदर 2 विपर्यासी लक्षण कौन से थे, एक तो थी मटर की आकृति, ठीक है, एक तो थी मटर की आकृति और एक था मटर के बीजों का रंग। ठीक है, रंग हमने प्रभावी रंग कौन सा माना था, पीला। याद करो मैंने जो मटर की जो फली थी उसको हरे को प्रभावी बताया था और पीले को अप्रभावी बताया था, लेकिन बीज जो था वो पीला तो क्या था, प्रभावी था, और हरा जो था वो क्या था, अप्रभावी था। ये क्या है, प्रभावी और ये अप्रभावी लक्षण है इसका। ठीक है, और इसके अंदर गोल जो था वो प्रभावी था और एक था झुर्रीदार बीज। ठीक है, तो ये 2 लक्षण, ये वाले जो लक्षण है ये लेकर उसने प्रयोग किया था, ये आपको लेना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि जो गोल है उसको हम बोलते हैं रोल्ड, ठीक है, आर, तो इसको हम आर से डिनोट करेंगे। इसकी जो जीन है उसको आर से, और आपको पता है 2 जीनें लेंगे किसी एक पर्टिकुलर लक्षण के लिए, आपको 2 जीन लेनी है, अर्थात युग्म विकल्पी 2 होने चाहिए। जीन ये एक ही है मान लिया, लेकिन इसके लिए विकल्प है आपके पास, एक जीन तो ये रही और एक ये रही विकल्प के रूप में। ठीक है, अब झुर्रीदार क्या हो जाएगा, इस्तेमाल कर दो आर और आर। ठीक है, देखो पीले को क्या कहते हैं, येलो, तो यहां पे वाई और वाई, और हरे को क्या कर देंगे, छोटा वाई वाई। तो ये आपको यहां पे इस प्रकार का पादप लेना है कि ये वाले इस तरीके के लक्षण आपको लेने हैं। ठीक है, ओके, तो इसको लेके हम प्रयोग करेंगे। यहां पे देखो इधर कर देता हूं, मेंडल ने क्या लिया, 2 पादप लिए। ठीक है, एक जो पादप था वो कौन सा था, जिसमें दोनों प्रभावी जीन विद्यमान हो। ठीक है, और एक पादप था जिसके अंदर दोनों अप्रभावी जीन विद्यमान हो। ठीक है, एक तो पादप जिसके अंदर दोनों प्रभावी जीन विद्यमान हो और एक में जिसमें दोनों अप्रभावी जीन विद्यमान हो। ठीक है, तो ये बताओ कौन सा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इस पौधे को हम क्या कहेंगे या बीज को हम क्या कहेंगे, गोल, और ये क्या है, पीला, गोल, और ये गोल पीला। ठीक है, बीज, ओके, बीजों वाला पौधा हो गया एक प्रकार से। ये पौधा है, बीज तो इसमें ले रहे हैं, बीज के लक्षण ले रहे हैं, इसको यहाँ पे बीज मत कहो, इसको पौधा ही बोलना है। ठीक है, यानी कि ऐसा पौधा है जिसके पास जो बीज है वो कैसे है, गोल और पीले है। ठीक है, और एक पौधा ऐसा है जिसके पास बीज कैसे है, झुर्रीदार और हरे। ठीक है, अब इन पादपों के अंदर वो क्रॉस करवाएगा, वही हमारे को प्रोसेसिंग वैसे के वैसे करनी है। मैंने जैसे बताया था आपको, ये पौधा कौन सा हो जाएगा, इसको मान लो नर और इसको मान लो मादा। ठीक है,
ये समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है। इसको नर के रूप में प्रयोग किया, इसको मादा के रूप में प्रयोग किया, दोनों के मध्य क्या करवाया, संकरण। ठीक है, संकरण को मैंने इस तरीके से यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब इनका संकरण करवाते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे को सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने क्या बोल दिया, पीडी। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन या फिर जनक पीढ़ी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये होगी जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी के बाद में कौन सी पीढ़ी आएगी, युग्मक पीढ़ी। तो आपको यहाँ पे इसके युग्मक बनाने हैं। ओके, ये लो। अब देखो युग्मक कैसे बनाओगे, मैंने कहा था कि जो जीने हैं उनको आप पृथक पृथक कर दो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक जीन ये रही, पहले इसको देखो, इसको मत देखो, पहले इस जीन को देखो, क्योंकि अपन यदि मान लो एक संकर संकरण करते हैं तो हम क्या करेंगे सॉरी पहले आप क्या करो, पहले केवल एक लक्षणों वाली दोनों जीनों को देखो। तो मैंने ये दोनों जीनों को देखा और मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब दूसरे लक्षण वाली जीन को देखो, वाई वाई है तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये युग्मक बन गए हमारे पास। ठीक है, दो प्रकार के युग्मक आपके पास बन चुके हैं, एक ये और एक ये। इसी प्रकार इसमें भी क्या करो, पहले आर को इधर लिखो, इसको इधर लिखो, फिर वाई और वाई। ये लो भैया, चार प्रकार के युग्मक आपके सामने बन चुके हैं। तो ये कौन से हो गए, ये युग्मक पीढ़ी। तो ये युग्मक आपके सामने बन चुके हैं। अब हमारे को क्या करना है कि वही है प्रोसेस, चेकरबोर्ड विधि या फिर पुनेट ग्राफ विधि के द्वारा आप इनको क्या करो, संकरित कराओ और नए प्रकार के पादप बनाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन पुनेट ग्राफ विधि आप लगा सकते हो, और अगर आप ये चाहो कि उस विधि का प्रयोग नहीं करना है तो आप सीधा सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। ये भी देखो क्या करना है कि इसको आप पर्टिकुलर, पहले आप क्या मान लो, इसको कॉमन मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पे ऐसे लाइन करो, इसका संकरण इसके साथ करवाओ। ये देखो ये पादप। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करवाएंगे तो देखो क्या आएगा, आर लिख लो, इसके साथ ये वाला आर लिख लो, वाई और वाई। ये देखो ये पादप मिला है। ओके, वो वही है प्रोसेस, पुनेट ग्राफ से भी कराओगे तो यही प्रोसेस से आपको यही पादप मिलेंगे। फिर ये कॉमन था, इसका किसके साथ कराओ, इसके साथ। ठीक है, तो आप इस प्रकार से यहां पे ऐसे कर दो। ठीक है, अब इसका गुणा करो, देखो आर आर वाई और वाई, ये लो, ये दूसरा पादप मिल गया। ओके, तीसरा देखो, इसको कॉमन मानो और इसका इसके साथ करवा दो। ओके, तो ये मिल गया आर आर वाई वाई। इसी प्रकार इसको इसके साथ करवा दो तो ये मिल गया आर आर वाई वाई। ये देखो चार प्रकार के पादप हमारे को मिले हैं, और चारों प्रकार के जो पादप है वो कैसे है, सेम टू सेम है। देखो F1 पीढ़ी हो गई, ये F1 पीढ़ी हो गई। इस F1 पीढ़ी के अंदर जो चार पादप मिले हैं वो देखो कैसे मिले हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, और सेम टू सेम पादप मिले। संपूर्ण जो पादप है वो एक जैसे मिले हैं, और वो कौन से पादप है, संकर पादप है। इनको हम क्या बोलेंगे, संकर पादप। अब संकर में भी कौन से, इसके सिम्टम बताओ, लक्षण बताओ। देखो अब आप इसको गौर से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मुझे एक चीज आप ये समझना कि यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था कि कैपिटल जो जीन रहेगी या एलील रहेगी वो हमेशा प्रभावी लक्षण रहती है, वही प्रभावी होगी। तो यहाँ पे कोई सी भी जीन हो उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके जो लक्षण है वो उस प्रभावी जीन के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। अब बताओ इसके अंदर प्रभावी जीन कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, बड़ी वाली प्रभावी है, तो बड़ी वाली आर है वो क्या बताती है, गोल। क्या बताती है, गोल। और बड़ी वाली जो वाई है वो क्या शो कर रही है, पीला। तो बताओ संपूर्ण जो बीज है वो कैसे है, गोल और पीले। यानी कि F1 पीढ़ी के अंदर जितने भी बीज मिले, 100% जो बीज मिले, कितने भी मिले हो, 1 2 3 4 चाहे और भी मिले हो, तो संपूर्ण जो बीज है या फिर संपूर्ण जो पादप है, उन पादपों के जो बीज है वो बीज कैसे होंगे, गोल और पीले होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा F1 पीढ़ी का संकरण। अब देखो, अब आगे हमारे को क्या करना है कि आगे उसने क्या किया कि ये नए पादप बन गए। ठीक है, इनके अंदर इन दोनों की लक्षणों की वंशावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर प्रभाव पड़ता तो कुछ अलग ही पौधे बनते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है कि देखो ये गोल और पीले वापस बन गए। ठीक है, अब आगे जो संकरण होगा F2 पीढ़ी निकालेंगे, वो आपको पता है कि मैंने बताया था कि यदि आप आगे इसको संकरण करवाते हो, इधर देखो अगेन इसका संकरण करवाते हैं, अगेन
जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन या स्व परागण। ठीक है, स्व परागण। अब स्व परागण आप समझ चुके होंगे कि पर्टिकुलर किसी एक पौधे को ले लेता हूं, किसको, इसी को ले लेता हूं मैं। ठीक है, पर्टिकुलर एक पौधा है आर वाई और वाई। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं। इस पौधे को यदि मैं ले लेता हूं तो इस पौधे के जो युग्मक है उन युग्मकों को गिराऊंगा उसी पौधे के वर्तिकाग्र पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, एक नर हो गया एक मादा हो गया। तो मैंने वापस यही पौधे ले लिए, एक को नर के रूप में और एक को मादा के रूप में, और यही मैंने दूसरा जो नियम था उसमें भी मैंने आपको करवाया था। तो देखो जो पादप मिले है ना, जो संतति पीढ़ी मेरे को मिली है, उन संतति पीढ़ी को जनक के रूप में मैंने वापस इनको, ये संतति पीढ़ी होगी एक प्रकार से, ये क्या है, ये संतति है। तो ये जो संततियां हैं इनको मैंने क्या बना दिया, जनक बना दिया। तो अब इसको मैं जनक पीढ़ी के रूप में वापस प्रयोग करूंगा और इन दोनों के मध्य संकरण कराऊंगा। तो यहाँ पे इन दोनों के मध्य में संकरण करा रहा हूं, इसको मैं नर मान लेता हूं, इसको मैं मादा मान लेता हूं। ठीक है, वो ये सिंपल है। उसी तरीके से आपको वापस करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, युग्मक पीढ़ी बनानी है और इसके युग्मक निकालने। ठीक है, तो देखो युग्मक पीढ़ी कैसे बनाएंगे, इन दोनों के युग्मक, वही मैंने कहा था कि सबसे पहले आप क्या करो, उन जीनों को आप अलग अलग कर लो। सबसे पहले ये 1-2 जीन है तो इसको आप यहां रख लो और इसको आप यहां रख लो। अब देखो यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहां पे आपको 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, क्योंकि वहां पे क्या था, इधर देखो वहां पे 2 युग्मक क्यों बने थे, क्योंकि वहां पे ये सेम जीन थी, ये जीन और ये जीन दोनों सेम थी, ये दोनों सेम थी, तो यहाँ पे 2 युग्मक बनने की संभावना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चारों जो जीने हैं ना वो अलग अलग है। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो यहाँ पे आपको 4 प्रकार के युग्मक बनाने हैं। इसको थोड़ा गौर करके ध्यान रखना कि आपके पास यहाँ पे 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। अब देखो कैसे बनेंगे, इधर देखो सबसे पहले आप देखो इधर इसको मैंने ले लिया R। ठीक है, और इसके साथ हमारे को एक जीन और लेनी है। इसके साथ जैसे मैंने सर्वप्रथम ले ली इस जीन को, ओके, यानी कि दोनों बड़ी बड़ी जीन को मैंने ले ली। अब देखो ये छोटा R, इसके साथ मैं वापस ले लेता हूं छोटी जीन को। ठीक है, ये दोनों देखो, ये बड़ी जीन है, ये भी बड़ी, यानी कैपिटल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल। अब एक जोड़ा क्या बनाना है जीन का, जिसमें एक तो लेना है कैपिटल, एक लेना है स्मॉल। तो एक मैंने यहां पे बना दिया ये, ठीक है, ये ले लिया मैंने कैपिटल। इसके साथ में क्या लूंगा, स्मॉल, कौन सी जीन लूंगा, वाई वाली। ठीक है, एक इधर देखो, एक मैंने ले लिया यहां पे स्मॉल आर। अब इसके साथ में क्या लूंगा, कैपिटल वाई। ये देखो, इसको गौर से देख लो, 4 प्रकार के युग्म बने हैं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आर कैपिटल वाई कैपिटल। ठीक है, आर स्मॉल वाई स्मॉल। फिर बाद में देखो आर कैपिटल तो स्मॉल क्या हो जाएगी, वाई, और आर यदि मैंने स्मॉल ले लिया तो कैपिटल क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, तो ये हमारे को 4 युग्मक मिले यहाँ पे। अब इसी प्रकार इसके भी 4 युग्मक बनेंगे, सेम टू सेम, क्योंकि पौधे तो सेम ही हैं। ओके, तो ऐसे कैसे युग्मक इसमें बना लो, आर वाई, ओके, आर वाई और आर वाई। ये 4 प्रकार के युग्मक आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। अब देखो, अब हमारा जो है आगे बहुत ईजी है, आराम से हम इसका संकरण करवा सकते हैं। अब यहाँ पे यदि मान लो उस प्रोसेस से मैं करवाता हूँ तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पौधे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको पुनेट जो विधि है, उस पुनेट विधि का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पेज नंबर मैंने नहीं लिखा, P2। ओके, अब देखो यहाँ पे इस जगह पुनेट विधि हम यूज में लेंगे। तो देखो यूजिंग कौन सी पीढ़ी निकाल रहे हैं, ये वापस हमारी युग्मक पीढ़ी आ गई। अब हम वापस निकाल रहे हैं, जो पीढ़ी मिलेगी वो मिलेगी F2 पीढ़ी। ठीक है, वो F1 पीढ़ी में तो वो पौधा मिला ही था। तो अब F2 पीढ़ी निकालने के लिए, F2 पीढ़ी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग पुनेट ग्राफ। देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, एक बड़ा सा बॉक्स बनाना आपको, इसको बड़ा बनाना है, ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर जो पौधे आएंगे वो 2 लक्षण एक साथ आएंगे इसके अंदर। ठीक है, पूरी जो जीने एक साथ लिख लो, जैसे इसको मैंने नर माना तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये वाली जीने एक बार लिख लो, आर वाई। ठीक है, आर वाई और आर और वाई, आर और वाई। इसी प्रकार इन जीनों को भी ऐसे क्रम से लिखना आपको। ठीक है, ये देखो पहली जीन
आप ऊपर नीचे मत कर देना जीनों को, क्योंकि यहाँ पे जो जीन लिखी है वैसी की वैसी ये होनी चाहिए, यहाँ पे लिखी है वैसी की वैसी ये होनी चाहिए, ठीक है, ये युग्मक होना चाहिए। और यहाँ पे जो युग्मक है उसी प्रकार ये युग्मक होना चाहिए, यहाँ पे जो युग्मक है उसी प्रकार ये युग्मक होना चाहिए। बस ये हो गया आपका प्रयोग। अब आगे आपको क्या करना है, मैथमेटिकल टाइप कैलकुलेशन है, बहुत ईजी है और आप खुद कर सकते हो इसको। ये देखो, हाँ भाई, अब इसके अंदर देखो कौन कौन से पौधे आएंगे, इसको ढंग से देखना। इन दोनों का गुणा करो, एक साथ रखो जीनों को, ओके, ये लो, ओके। अब इसका इसके साथ करो, आर आर वाई वाई, इसका इसके साथ। ये आपको रट नहीं सकते, इसको करना ही पड़ेगा आपको। ये लो, अब देखो आर और इसको दोनों बड़े आर एक साथ ले लो, ओके। एक लक्षणों की जो जीन है उनको एक साथ ले लो और दूसरे की जो जीन है उसको एक साथ ले लो। ये आर आर वाई वाई, ठीक है, पहले कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल फिर कैपिटल। अब इसका गुणा इसके साथ करो, देखो ये इसका साथ इसके, तो ये हो गया कैपिटल आर हो गया और कोई कैपिटल नहीं है, ये दोनों स्मॉल होगी, ठीक है। ये कैपिटल आर हो गया, इसका इसके साथ करेंगे तो ये कैपिटल ये स्मॉल, इसका इसके साथ करेंगे तो दोनों स्मॉल, इसका इसके साथ करोगे तो आर आर वाई कैपिटल और ये स्मॉल। ध्यान रखिए करना, इसमें कुछ भी मिस्टेक होगी तो फिर जो पौधे हैं वो अलग मिलेंगे आपको, ठीक है। इसका इसके साथ करो आर आर वाई वाई, ठीक है। इसका इसके साथ आर आर वाई वाई, इसका इसके साथ आर आर वाई और ये स्मॉल, आर आर वाई और ये वाई। ये देखो इतने सारे आपको पादप मिले हैं। यहाँ पे F2 जो पीडी है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। F2 पीडी के अंदर किस प्रकार के पौधे मिले और वो जो पौधे मिले वो स्वतंत्र रूप से अपव्यूत हुए थे, उनके लक्षण और वंशागति का जो अध्ययन हमने किया तो उसमें जो वंशागति है वो किसी एक पौधे के लक्षण के कारण प्रभावित नहीं हो पाई और सेम टू सेम वो पौधे हमारे को मिल गए। तो देखो इसके अंदर इतने मिले, 4 4 8 4 12 4 चौक 16 पादप मिले, ठीक है। अब इन पादपों को हमारे को देखना है कि ये पादप कौन कौन से। तो देखो आप यहीं पे लिख दो साथ ही इसके कि इस पादप को हम क्या बोलेंगे, बताओ। ये पादप क्या हो जाएगा, गोल, प्रभावी जीन है आर। अब इसके अंदर देखो दोनों स्मॉल है वाई वाई, तो इसका मतलब इसका ही लक्षण होगा। यदि एक ही कैपिटल आ जाती तो वो जो बीज है वो कैसा होता, पीला होता, लेकिन यहाँ पे दोनों कैपिटल है तो इसी का प्रभाव आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो बीज है वो कैसा होगा, हरा, ठीक है। पीला प्रभावी है और हरा क्या अप्रभावी है। यहाँ पे इसी प्रकार इसको देखो, ये भी क्या हो गया, गोल, और ये देखो एक कैपिटल आ गया, इसका मतलब क्या है, ये अपना प्रभाव दिखाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, गोल पीला। इसको देखो गोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों क्या स्मॉल है तो ये क्या हो जाएगा, गोल हरा, ओके। इसको देखो गोल, एक कैपिटल आ गई तो इसका प्रभाव दिखाई देगा, तो ये क्या हो जाएगा, गोल पीला, ओके। अब देखो ये क्या हो गया, गोल, और ये भी कैपिटल है तो ये क्या हो जाएगा, पीला। इसी प्रकार ये क्या हो गया, गोल पीला। इसी प्रकार ये क्या हो गया, गोल और पीला। ये भी क्या हो जाएगा, गोल, और ये देखो आ गई ना, तो ये क्या हो जाएगा, पीला। ये भी क्या हो जाएगा, गोल, और ये पीला नहीं होगा क्योंकि दोनों स्मॉल है, ठीक है, दोनों स्मॉल है तो ये क्या हो जाएगा, गोल हरा। यहाँ पे देखो कैपिटल कैपिटल, तो ये भी क्या हो जाएगा, गोल पीला। ये देखो स्मॉल है, दोनों स्मॉल है, तो बताओ क्या होगा, जूरीदार, यहाँ पे अलग आया देखो, जूरीदार, और ये क्या है, अप्रभावी लक्षण वाली जीन है, इसको मैंने क्या बताया था, हरा, तो ये क्या हो गया, हरा, ओके। ये भी क्या हो गया, जूरीदार, और ये क्या हो गया, पीला, क्योंकि ये देखो कैपिटल वाई आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो कैपिटल वाई आ गया तो इसका मतलब क्या, प्रभावी जीन कौन सी होगी, पीलेपन की। यहाँ पे देखो ये गोल, और ये क्या आ गया, वापिस कैपिटल वाई तो पीला। यहाँ पे भी गोल, और ये दोनों आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, पीला। यहाँ पे देखो स्मॉल है तो जूरीदार, जूरीदार, और ये क्या आ गया, पीला। यहाँ पे भी जूरीदार, और ये कैपिटल वाई आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, पीला। ये इतने सारे हमारे को पादप प्राप्त हुए, इतना हमने लिख लिया तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब हमारे को क्या है कि ये रेशो निकालना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। अब हमारे को जो है अगले पेज में मैं बता देता हूँ, इसी पेज में बताना पड़ेगा आपको क्योंकि ये चार्ट तुम्हारे पास रहना चाहिए। अब हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है,
लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकालने वाली चीज है। तो देखो यहां पे यदि वो पूछे कि लक्षण प्रारूप बताइए, F2PD के अंदर लक्षण प्रारूप जो है वो बताइए, ठीक है। पृथक्करण का जो नियम था उसके अंदर F2PD के अंदर आपको लक्षण प्रारूप क्या मिला था, याद है, 3:1, 3:1 उसको आपको लक्षण प्रारूप मिला था। यहां पे जो लक्षण प्रारूप मिलेगा वो मिलेगा आपको 9:3:3:1। पहले मैंने बता दिया लेकिन मैं आपको इसको समझाऊंगा। देखो लक्षण का मतलब आपको बाहर से उन पौधों को देखना है कि बाहर से जो पौधे दिख रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, यानी कि जीनों को आपको नहीं देखना है कि बाहर से उस पौधे को देख के आपको बताना है। तो बाहर से यदि उस पौधे को देख के आप बताते हो तो इन पौधों के अंदर आप देखो, इधर देखो, हाँ भाई देखो, ये देखो इसके अंदर 9 पौधे ऐसे हैं जो आपको एक जैसे मिलेंगे। कौन कौन से है, देखो इधर देखो, गोल हरा है, गोल हरा है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो गोल हरा, ठीक है। और पहले आप इसको ढूंढो, गोल हरा 1, गोल हरा कहाँ गया 2, ठीक है, और गोल हरा 3, ठीक है, और ये आपको क्या मिला, ये 4, ओके, और गोल हरा कहाँ है, बस 4 पौधे आपको मिले, ठीक है, ओके ओके। 1 मिनट देखो, गोल हरा और गोल हरा, ओके, और उसके अलावा गोल हरा नहीं है, ये रहा गोल हरा, ठीक है, 3, ओके, आगे बस 3 ही पौधे हैं, गोल पीला है, ओके, 3 आपको मिले गोल हरा। देखो 1, 2 और 3, ये 3 पौधे हैं जो कैसे मिले आपको, गोल हरा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये गोल हरा, कितने पौधे मिले हैं मेरे को, 3 पौधे मिले, ठीक है। आगे देखो फिर बाद में गोल पीला, देखो गोल पीले को देखते हैं, ये देखो गोल पीला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और ये 9, समझ में आ गया। तो गोल पीले कितने मिले मुझे, 9 गोल पीला, ठीक है, ये लो गोल पीले पौधे कितने मिले मुझे, 9 मिले, ठीक है। आगे देखो फिर बाद में और कौन कौन से पादप बचे हैं, तो देखो यहाँ पे देखो ये झुरीदार हरा बचा एक, तो ठीक है, झुरीदार हरा, और आगे है क्या इसमें, झुरीदार हरा एक ही है, देखो इसमें ये एक ही मिलेगा आपको, झुरीदार हरा और नहीं है इसमें, झुरीदार हरा नहीं है। तो ये हो गया एक, कौन सा है, झुरी हरा, ठीक है, झुरीदार हरा मेरे को एक ही पादप मिला है, ओके। अब आगे देखो, अब कौन कौन से पादप बचे हैं, इसको ढंग से आप देख के करना बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये देखो झुरीदार पीला 1, झुरीदार पीला 2, झुरीदार पीला 3, ये लो भैया, यहाँ पे ये 3 पादप कौन से हैं, झुरीदार पीला, झुरीदार पीला, ये लो, ये आपके पास आपको अनुपात मिल गया। ये जो लक्षण प्रारूप मिला है ये हमने बाहर से उस पौधे को देखा है, उसकी जीनों को मैंने नहीं देखा है, केवल बाहर से उस पौधे को देखा है, बाहर वाले लक्षण मैंने लिख दिए कि ये पौधा ऐसे होगा, ये पौधा ऐसा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर लक्षण प्रारूप निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन पौधों के अंदर ऐसे 9 ऐसे पौधे हैं जिनके जो बीज है वो गोल और पीले हैं, 3 पौधे ऐसे हैं जिनके बीज गोल और हरे, और 3 पौधे ऐसे हैं जिनके बीज झुरीदार और पीले हैं, और एक पौधा ऐसा है जिसका बीज कैसा है, झुरीदार और हरा है। तो ये हमारे को पादप यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसके साथ साथ आपको इसका, ये तो हो गया आपका फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप। अब आपको निकालना है जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप भी इसी के अंदर निकालना है, जीनोटाइप, जीनी अनुपात, ओके। अब देखो जीनी अनुपात आपको याद रखना है इसी तरीके से, और आप घर पे बैठ के पूरी टेबल से आप ऑब्जर्व करना कि जो जीनी प्रारूप बनाया है मैंने वो क्या वास्तव में सही है। और जीनी प्रारूप आप समझते हो कि आपको जीनों को देखना है, आनुवंशिक संरचना देखनी है कि ये ऐसा का ऐसा पौधा कहीं दिख रहा है क्या, ये जो जीन है, चारों जो जीने हैं ना ऐसी की ऐसी कहां पे दिख रही है, इस प्रकार से आपको इसको चेकआउट करना है। जीनी प्रारूप में आपको बता दूं, इसको याद रखना है 12, 24, 12, 12, 1, ये देख लो 12, 24, 12, 12, 1, ये जीनी प्रारूप आपको मिलेगा। 12, 24, 12, 12, 1 का मतलब ये अनुपात में दे रखा है। ये याद रखने का तरीका बताया मैंने, इस तरीके से याद रखना है, 12 का पावड़ा 12 दूनी 24 प्लस 12, 12, 1, ओके। इसका मतलब क्या है कि 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। अब आपको इस
चार्ट को देख के यहाँ पे लिखने हैं कि कौन कौन से पौधे के बारे में बताया कि भाई एक पौधा ऐसा होगा जो बिल्कुल ही अलग होगा, यानी कि 1 2 3 4 पौधे ऐसे होंगे जो बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है, सेम टू सेम कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो ये 4 पौधे ऐसे होंगे जिनकी जीने क्या है, सेम टू सेम होगी, ठीक है। और फिर ये 2 2 2 2 यानी कि दो सेम जीने वाले 2 पौधे होंगे, यानी कि 2 पौधे ऐसे होंगे जिनकी सेम जीने, ये आपको इसके अंदर करके लाना है, ठीक है, आप करना। और हो सका तो मैं कल आपको वापस इसके अंदर बता दूंगा, बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा, इसमें देख लेना, कंफर्म है, आप प्रत्येक को लिख लेना, जैसे इसको लिख लेना, जैसे पर्टिकुलर मैं बता दूं एक बार कि आप पहले इस जीन को लिख लेना, ठीक है, RY, ठीक है। अब इसको तुम इस जीन को खोजना कि ऐसी की ऐसी जीन और है या नहीं है। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसके अंदर क्या है, देखो ये है और एक कैपिटल वो है, ठीक है, ये वाली जीन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें देखो ये भी जीन नहीं है, और इसमें देखो ये बिल्कुल है, एक और मिल गई, देखो ये इसमें भी क्या है, दोनों कैपिटल, एक कैपिटल, ये देखो एक मिल गई, यानी कि ये 2 बन चुकी है अपनी, ठीक है। आगे देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें बस, यानी कि ये वाली जो जीन है वो कितनी होगी, 2 होगी, एक तो ये रही और एक ये रही। तो आपको इस तरीके से ढूंढना है। फिर बाद में इस जीन को लिख लेना, ये दोनों काट देना, आप इस जीन को भी काट देना और इस जीन को भी काट देना, फिर बाद में इस जीन को लिख लेना, ठीक है, RY और Y, ठीक है। अच्छा हाँ, ये स्मॉल वाली थी, सॉरी, हाँ ये स्मॉल वाली थी, ये नहीं है इसके अंदर, ये मिस्टेक हो गई, ये वाली जीन ढूंढनी थी, है ना। तो ये वाली जीन आपको कहीं नहीं मिली, देखो ये दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल नहीं है, इसमें ये नहीं है, देखो ये कैपिटल हो गया ना एक, तो दोनों स्मॉल किसमें है, ये एक ही है बेटा, ये एक ही जीन है, ठीक है, दोनों स्मॉल में ये वाली जीन है। ये वाली जीन देखो एक हो गई और एक कहाँ हो गई, यहाँ पे देखी थी, ये वाली हो गई, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसी प्रकार फिर इस जीन को लिख लेना, ये वाली जैसे पर्टिकुलर इसको लिख लेता हूं मैं RY, ठीक है, दोनों स्मॉल है और 3 स्मॉल है और एक कैपिटल है। तो ये वाली जीन है, इसी जीन को अपन को ढूंढना है, चारों ओर के कौन सी जीन है। तो आप पर्टिकुलर इसको आप ध्यान से करोगे, एकाग्रता के साथ करोगे तो आप इसका आंसर निकाल लोगे, अन्यथा मैं कल आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है, और अब एक लेक्चर और होगा जिसके अकॉर्डिंग मेरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा, थैंक यू।